हेलो एवरीवन। तो हमारी अब तक बेस ऑफ टेंस की काफ़ी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने पिछली क्लास बेस ऑफ टेंस में कंप्लीट करी थी वो केस ऑफ प्रोनाउन था। और साथ में हमने जाना केस ऑफ प्रोनाउन में कि प्रोनाउन के स्थान कैसे कैसे कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस का भी जान लिया, ऑब्जेक्टिव केस का, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस का। तब हमने उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट रखा है। आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लिंक इस वीडियो के या उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, और साइड में आपको पेपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी कि क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े एंड टेल वेदर, बताइए कि दे आर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनमें से बताना कौन कौन सा सेंटेंस क्या रूप रखता है अपना, यानी कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। हाउ ओल्ड आर यू, ये और लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या लगा हुआ है। देखिए सेंटेंस चल रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाए वो हमेशा वो वाक्य इंटेरोगेटिव होता है। इस तरह से उम्र पूछने के लिए फॉर्मूला लग जाता है ये, कि तुम्हारी उम्र कितनी है या तुम कितनी उम्र के हो, इस तरह से। तो ये पहले का आंसर लिख लेंगे, इंटेरोगेटिव। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। उम्र पूछने के हिसाब से ये यहाँ पर आ जाता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितनी उम्र के हो। दूसरा देख लेंगे, व्हाट ए पीटी। व्हाट ए पीटी, पीटी का अर्थ होता है अफसोस। क्या अफसोस है, कहते हैं ना क्या अफसोस है। तो इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। और ये सेंटेंस में क्या दिखा रहा आपको, दुख, आश्चर्य, इस तरह के शब्द होते हैं। और लास्ट में अगर ये शब्द समझ में ना आए तो आप ये देखिए वाक्य के लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यही है। इस चिन्ह का नाम क्या बताया था मैंने, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। और जिस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग जाए और वो वाक्य सबसे पहले वर्ड से शुरू हो, यानी कि वर्ड से या हाउ से शुरू हो और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होता है, तो वो वाक्य, आंसर लिख देंगे इधर को, एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये। तो इसकी हिंदी हो जाएगी क्या अफसोस है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा हो गया है, हाउ ओल्ड सी इज। देखिए ध्यान से, हाउ ओल्ड सी इज, सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही ये है। तीसरा है, पहले जैसा क्वेश्चन है लेकिन इसमें अंतर है। आप देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, इस वाले क्वेश्चन के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। मैंने बताया था हाउ से या व्हाट से शुरू हो, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होता है, तो वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी होता है। और जो वाक्य भली सी वाट से, वाट या हाउ से शुरू हो सकते हैं लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तो वो इंटरोगेटिव होते हैं हमेशा। और ये एक्सक्लेमेटरी, आंसर लगा देंगे इसका, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन की हिंदी जो बनेगी उसमें यह है तुम्हारी उम्र कितनी है या तुम कितने उम्र के हो। और इसमें हाउ ओल्ड सी इज, इसका मतलब है वह कितनी उम्र की है। यानी कि आपने किसी को देख लिया, किसी लड़की को या किसी को भी, व्यक्ति भी हो सकता है, बूढ़ा इंसान भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपने उसे देख लिया, आपने देखने के बाद क्या देखा कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि कितनी उम्र का है यार ये व्यक्ति। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करा हुआ आपने।
और आपने किसी से उम्र पूछ ली कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो आपने जो पहला वाला सेंटेंस करा वो सेम वही है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, वो इंटेरोगेटिव होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, यानी तीसरा हो गया है, चौथा देख लेंगे। लेट्स प्ले द हॉकी, चलो हॉकी खेलते हैं, चलो गेम खेलते हैं, इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं लेट्स से। देखिए मैंने बताया था आपको, लेट एस लग जाता है इसमें एपोस्ट्रोफ, यानी कि इसका मतलब होता है लेट अस, ये दोनों को मिला के इस तरह से लिख दिया जाता है, समझे। और इसके बाद में इन दोनों के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कौन सा बताया था आप बताइए ध्यान से, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव का बताया था आपको मैंने। अगर आपको देखो वाक्य पहचान करने में आपको परेशानी हो रही है तो वो फॉर्मूले देखिए आप, फॉर्मूले बस आप ही ने नहीं देखी है कि ये कैसे बने हुए हैं, बस ये जानिए कि इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, इस तरह से फॉर्मूले को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंपेरेटिव, चौथे का आंसर इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। पांचवा क्वेश्चन है, देख लेंगे। मे ही पास, मे से शुरू हुआ है, इसकी हिंदी बनेगी वह पास हो सकता है, ये वह पास हो जाए, बताइए वह पास हो जाए। देखिए वह पास हो जाए ये है हिंदी इसकी, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब मे से सेंटेंस शुरू होगा, बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाद में एक बार को ऑब्जेक्ट हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यहां तक देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है मे रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है, मे से शुरू हुआ है सेंटेंस, मे रखा हुआ है यहाँ पर, तो मे के बाद में ही सब्जेक्ट है, बिल्कुल है ही, और इसके बाद में देखिए पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये नियम बिल्कुल करता है इस सेंटेंस को। तो ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। और मैंने बताया था जिन वाक्यों के अंदर दुआ बद्दुआ इस तरह का भाव होता है तो वो क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। देख लेंगे, इसका आंसर ऑप्टेटिव हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैंने आपको ये सेंटेंस की जानकारी पूरी आपको दे दी है, आप इन्हें नोट कर लेंगे इनका आंसरों को। सेक्शन बी का आंसर अभी देख लेते हैं। सेक्शन बी के आंसर आप देख लेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड राइट द आंसर द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि वाक्यों को ध्यान से पढ़े और अंडरलाइन वर्ड्स यानी कि रेखांकित शब्दों का नाम लिखना है। व्हाट ए लवली रोज, यानी कि कितना सुंदर गुलाब है, इस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं। और मैंने बताया जब वाट से शुरू होता है, देखिए ध्यान से, वाट से या हाउ से सेंटेंस शुरू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होता है, तो ये वाट या हाउ क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब। ये क्वेश्चन, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं होते, एक्सक्लेमेटरी वर्ड मत लगा देना, ये आंसर गलत है, ये सही होता है, ये एडवर्ब का काम करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे यही जानेंगे कि वाट या हाउ से शुरू होगा, बाद में एडजेक्टिव या सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब होती है इनके, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको मैंने फॉर्मूले सारे लिखवा दिए हैं, तो इसका आंसर देख लेंगे। पहला एडवर्ब, एडवर्ब बराबर वाट। दूसरे का आंसर देख लेंगे। आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। तो इसके आई क्या है, इस सेंटेंस में आई क्या, देखिए पहचान करिए। आई एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस भी है ये, लेकिन आप यहाँ पर आंसर इसका प्रोनाउन लगाएंगे, प्रोनाउन।
बराबर आई। तीसरा, अगर आपको समझ में नहीं आया, इससे पहले क्लास आपको जो मैंने पढ़ाई थी केस ऑफ प्रोनाउन बताया था, तो उसमें आपको मैंने समझा दिया क्वेश्चन अच्छे से। देख लेंगे तीसरा आंसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इसमें किस शब्द के नीचे अंडरलाइन है? वेरी। मैंने बताया था वेरी जहां आ जाए, वेरी तो होता है ना हमेशा, हमेशा एडवर्ब का काम करता है ये, एडवर्ब। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे हो गया वेरी एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट में पढ़ी है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, दिस मोबाइल इज योर्स, कल ही पढ़ाया मैंने। देखिए कोई सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट यानी कि नाउन होगा, इसके बाद में बी होगा, बी के फॉर्म बताई थी मैंने कौन कौन सी होती है, इज होती है, एम होती है, आर होती है, वाज होती है, वाज या वर, ये 5 फॉर्में होती हैं बी के अंदर। और इनके बी के बाद में इस नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए यहाँ पे जो शब्द आता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन आता है। तो ये देखिए, दिस मोबाइल इज योर्स, यह मोबाइल तुम्हारा है। तो मैंने बताया था पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं गिनती के ही होते हैं, लेकिन कभी व्यक्ति का या वस्तु का बनाना पड़ जाए तो वो अलग है, लेकिन वो आपको मैंने पढ़ाया नहीं, तो जो पढ़ाए हैं उनको याद कर लो आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योर्स का चौथा आंसर हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन बराबर योर्स। पांचवा आंसर देख लेंगे, सी लाइक्स माई क्लोथ्स, वह मेरे कपड़े पसंद करती है, क्योंकि इसमें डू डज में बना हुआ है ये। तो माई क्या है? माई, माई देखिए मैंने कल बताया था आपको, नाउन रखा हो और नाउन से पहले कोई शब्द रखा हुआ हो तो वो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जैसा कि मैंने बताया था, आई का होता माई, आवर, और यू का योर, इस तरह के शब्द बताए थे। ये जो होते हैं ये गिनती के पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये एडजेक्टिव अलग होते हैं। इसकी पहचान मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बहुत अच्छे से दे रखी है। तो इसलिए नाउन से पहले अगर कोई शब्द रखा हुआ मिल जाए तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये लिस्ट के अनुसार है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव। आपने अगर केस ऑफ प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी है तो वॉच करिए, क्योंकि उसमें ही मैंने सब कुछ ये बता दिया है। सेक्शन सी के आंसर देख लेंगे, पहले आप इन्हें नोट कर लेंगे। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन मैंने आपको रखे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी रखे हैं, देख लेंगे इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का नाम लिखिए। प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? देखिए आंसर लिखना है बस आपको, आंसर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का आंसर है, सब लिख देंगे ऐसे, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। आप यहां तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा उतार देंगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए मैंने बताया था आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस के अंदर आते हैं। और ये भी बताया था मैंने वन, हु, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। लेकिन इन दोनों को हटा देंगे, आप लिखना चाहें तो लिख भी देंगे, लेकिन आप इनका लिख देंगे इस तरह आंसर, लेकिन उन्हें छोड़ देंगे दो को। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यह आंसर हो गया पहले का। दूसरे का आंसर देखिए, राइट द नेम ऑफ
ऑल केस ऑफ यू, यानी कि यू के सभी केसों के नाम लिखिए। तो पहला आप इसे नोट करिए, देखिए यहां पे लिख पा रहा हूं आंसर सेकंड। यू के सभी केस, यू के सभी केस कौन से होते हैं? देखिए एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। ये केस होते हैं। तो यूं पूछा है हमसे, कौन सा वाला पूछा है? देखिए यूं के पूछा, यूं के सभी केस, तो यूं क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस है, हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है बिल्कुल, यूं। पजेसिव एडजेक्टिव योर, YOUR, योर। पजेसिव प्रोनाउन योर्स। और रिफ्लेक्सिव केस जो होता है योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ या योर SELVES, सेल्व्स। प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। इसको पहले आप नोट कर लेंगे, आंसर और लिख पा रहा हूं मैं। तीसरे का आंसर देख लेंगे। तीसरे क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बी, यानी कि बी की सभी फॉर्म के नाम लिखिए। अभी लिख के बताया मैंने, देखिए वी पढ़ाया था मैंने आप कल को, मैंने आपको बी पढ़ाया था कल। आप देखिए वी के नाम, क्वेश्चन थर्ड आंसर, वी बराबर इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, वाज भी होता है, इसके अंदर वर भी होता है। ये आंसर हो गया। लो चौथा क्वेश्चन देखिए, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा, क्या कहा? आगे देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कल आपको मैंने पढ़ाया था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का स्थान भी और उसकी पहचान करना भी। देखिए यू टोल्ड मी, फुल स्टॉप लग रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी बताना है और ऑब्जेक्ट भी बताना है। मैंने बताया था ये क्या है? टोल्ड मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन है तो मेन वर्ब ही। तो देखिए मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब के बाद शुरू में होता है सब्जेक्ट, बाद में होता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तो लिख देंगे आंसर क्वेश्चन 4 का आंसर, सब्जेक्ट बराबर यू, ऑब्जेक्ट बराबर लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट बराबर मी। ये आंसर हो गया इतना सा। पांचवा क्वेश्चन और देख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ही इज डूइंग हिज होमवर्क हिमसेल्फ, वह अपना काम अपने आप कर रहा है या स्वयं कर रहा है। इस तरह से, क्योंकि कर रहा है, क्योंकि इज डूइंग प्रेजेंट को दिखा रहा था इसलिए कर रहा है। तो इसमें क्या करना हमें? आइडेंटिफाई करना है रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए मैंने बताया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट मिल जाए कोई बात नहीं, मेन वर्ब होगी कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन और फुल स्टॉप लग जाएगा। एक होगा, एक पोजीशन होती है, ये होगी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस में नोट मिल जाए कोई बात नहीं, मेन वर्ब होगी कोई बात नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में देखिए तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस शुरू में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये होता है सब्जेक्ट के लास्ट बाद में, रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। और आपको ये बताया था मैंने कि जो रिफ्लेक्सिव केस का यूज होता है वो कैसा होता है? सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट ऐसा ही रिफ्लेक्सिव केस, जैसा सब्जेक्ट ऐसा ही रिफ्लेक्सिव केस। तो आप ये बताइए, ही इज डूइंग में, ही इज डूइंग हिज होमवर्क हिमसेल्फ, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के हिसाब से क्या रखा हुआ है? हिमसेल्फ रखा हुआ है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव केस। तो ये हिमसेल्फ जो है ना, इस व्यक्ति को ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है, स्वयं
जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद करता है तो रिफ्लेक्सिव केस का यूज होता है वहां पर। देख लेंगे आंसर, क्वेश्चन 5 बराबर आंसर, या क्वेश्चन 5 आंसर, रिफ्लेक्सिव केस बराबर हिमसेल्फ। तो हमारी प्रैक्टिस यहीं पर कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बेस ऑफ टेंस की कुछ ही क्लासें बाकी हैं। बेस ऑफ टेंस का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में जो क्लासें आने वाली है वो है टेंस। अब जो बेस हमने जो पढ़ा हुआ है ये इस बेस के बिना टेंस पढ़ना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है लगभग। तो आप तैयार हो जाइए टेंस पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक वीडियो पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।